नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। इसी टॉपिक का एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो आपको यहीं कहीं आई बटन दिख रहा होगा, वहां से आप लिंक पे जा सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। इसी टॉपिक पे हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इस टॉपिक के पिछले वीडियो में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस प्रकार से ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है, हार्ट किस हिसाब से पंप करता है और उसी उसके पंप होने की वजह से जो रक्त वाहिकाओं पे जो दबाव उत्पन्न होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की कंडीशन जो हाइपरटेंशन है उसको कितने प्रकार का होता है, कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज है, इन सब की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, जिसकी लिंक आपको यहीं कहीं आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे होगा, वहां से डायरेक्टली आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होने की वजह क्या है, ब्लड प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पे आधारित होता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए या फिर जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जा सकता है, दवाइयाँ कैसी कैसी होती है, किस प्रकार से वह काम करती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से यानी कि हाइपरटेंशन में किसी भी व्यक्ति में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। तो जैसे हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पिछले वीडियो में बात करी थी, उसी हिसाब से ब्लड प्रेशर जो है वो व्यक्ति की उम्र पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ उम्र के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हाइपरटेंशन की बीमारी है वो एक उम्र से ज़्यादा, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें आसानी से पाई जाती है। फिर दूसरा फैक्टर है वजन। अगर जिन व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा है, यानी जिसे हम मेदस्वीता कहते हैं, मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है, तो उनमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट्स आपने शायद हो सकता है कि आपके आसपास या रिश्तेदारों में किसी को देखा हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है कि कुछ नशीले पदार्थों का सेवन, जैसे कि तंबाकू स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल पीना, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ऐसे व्यक्तियों को लंबे वक्त तक नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से लंबे टाइम के बाद उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो व्यक्ति नहीं करते व्यसन, उनकी कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको पहले से डायबिटीज़ है, उनमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से और फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो लोग, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, जो लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा मानसिक तनाव अनुभव करते हैं, ऐसी कंडीशंस में ब्लड प्रेशर उनमें बढ़ जाता है। तभी आपने देखा होगा कि हम जनरली लोगों को कहते हैं कि इतना टेंशन मत ले, बीपी बढ़ जाता है, या फिर टेंशन लेने से इस व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है, या इस वजह से कहा जाता है, क्योंकि यही वो फैक्टर्स है जिन पे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। हमने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने बताया कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, ब्लड प्रेशर की कौन सी रेंज से ऊपर बढ़ जाने के बाद उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन के कितने प्रकार होते हैं, उनमें बीपी कौन कौन सी रेंज में होता है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर कहीं आई बटन था, उस पर आप क्लिक करके भी वो सब देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इमोशंस का भाव जो होता है उस पर भी ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। इमोशनल हो जाने से, भावुक हो जाने से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। पर ये इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इमोशनल हो जाने से या एक यंग एज का जो व्यक्ति है, थोड़ा बहुत टेंशन लेने से उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का नॉर्मल रेंज अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 के आसपास रहता है, तो टेंशन की वजह से या इमोशन की वजह से 125 130 तक जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि एकदम शूट करके 140 से ऊपर या 150 से ऊपर चला जाता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लंबे वक्त तक अगर वह स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं तो भी तभी उनमें हाइपरटेंशन बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अन्यथा छोटे मोटे टेंशन तो सभी के लाइफ में होते हैं, पर उसमें कोई ब्लड प्रेशर इतनी रेंज में नहीं बढ़ जाता कि दवाइयाँ लेनी पड़े या फिर उसका कोई निराकरण करना पड़े इमरजेंसी बेसिस पे। इसी प्रकार से जब व्यक्ति तेजी से दौड़ता है या हार्डवर्क करता है, या हम देखते हैं कि जिम में जब हम हार्डवर्क करते हैं तो उस दौरान हमारा जो हार्ट है वो तेजी से बीट करता है। वो इसलिए करता है कि जब हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, ऑक्सीजन मिलते रहने चाहिए। इस वजह से हार्ट फटाफट बीट करता है, फटाफट कंप्रेस करता है ब्लड को, और ब्लड फटाफट सर्कुलेट होता है, ताकि जो मसल्स में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पूर्ति मात्रा में पहुंच सके, और जो मसल्स के काम करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं वो वहां से वॉश आउट हो सके। तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर इमरजेंसी जैसी कोई कंडीशन हो जाए। सामान्यतः हम सभी लोग कभी ना कभी छोटी मोटी दौड़ लगाते हैं या कुछ हार्डवर्क करते हैं तो हम हाफने लग जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पर बिल्कुल नॉर्मल रेंज को पार ही कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो दूसरा फैक्टर है वो हम बात करेंगे कि व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
तो इससे इसे समझने के लिए हम एक बार जो रुधिर वाहिकाएं हैं जिनमें से ब्लड बहता है हमारे शरीर में, उन रुधिर वाहिकाओं की जो दीवार का स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो रुधिर वाहिका की जो दीवार है उसमें वो जो जिस टिश्यू से बनी होती है वह इलास्टिक टिश्यू होती है। इलास्टिक टिश्यू का मतलब है कि वह इस प्रकार के स्नायु है जो रबर की तरह, रबर बैंड की तरह खींचते हैं और सिकुड़ते हैं। तो जब हार्ट कंप्रेस होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, उस वक्त रुधिर वाहिकाओं की जो दीवार है वह चौड़ी होती है, और फिर जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है उस वक्त यही जो दीवार है, जो इलास्टिक टिश्यू है, उसकी वजह से रुधिर वाहिकाएं सिकुड़ती है। अगर किसी कंडीशन की वजह से ये इलास्टिक टिश्यू अगर डैमेज होती है या फिर इनमें कोई बदलाव पाया जाता है तो इनका जो ये फंक्शन है खींचने का और सिकुड़ने का, उसमें अगर कोई फर्क आता है तभी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जो व्यक्ति की, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये बदलाव उम्र के साथ होते रहते हैं। तो ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं इनकी जो इलास्टिक टिश्यू है वो उम्र के साथ बदलती जाती है। इनकी इलास्टिसिटी यानी कि खींचने की और सिकुड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इस वजह से जो रुधिर वाहिकाएं हैं तो वो सिकड़ी सुकड़ी हुई सी रहती है और डायमीटर रुधिर वाहिकाओं का कम रहता है। ऐसी कंडीशंस में जैसे मैंने आपको बताया कि रुधिर वाहिकाओं का डायमीटर अगर कम है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और रुधिर वाहिकाओं का डायमीटर अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ये बिल्कुल गार्डन वाला एग्जांपल देके मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसी वीडियो में आप आगे आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार उम्र बढ़ने के साथ इन रुधिर वाहिकाओं की जो दीवार है उनका स्ट्रक्चर की जो इलास्टिक टिश्यू है उसमें बदलाव आने की वजह से वह शिथिल जो ये रुधिर वाहिकाओं की जो दीवार है वह हम कह सकते हैं रिजिड हो जाती है। रिजिड का मतलब जैसे रबर है तो ना तो खींच पाता है ना सिकुड़ पाता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरे फैक्टर के बारे में बात करें तो व्यक्ति का अगर वेट बढ़ता है, जो व्यक्ति मोटे हैं तो वेट बढ़ने के साथ ऐसा क्या होता है, तो उनका जो रुधिर वाहिकाओं का जो पूरा नेटवर्क है, और शरीर में टिश्यू ज़्यादा है, मोटे हैं तो टिश्यू ज़्यादा है, तो उन हर एक टिश्यू को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा फोर्स क्रिएट करना पड़ता है। तो ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा उस वजह से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। दूसरा एक फैक्टर है कि मोटे व्यक्ति में जो रुधिर वाहिकाओं पूरे शरीर में फैली हुई है तो उन रुधिर वाहिकाओं पे जो सॉफ्ट टिश्यू, जो बाहर का जो मांस वगैरह है, उनकी वजह से कंप्रेशन लगता है। इसकी वजह से इन रुधिर वाहिकाओं का अवरोध ज़्यादा होता है, अवरोध ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसकी वजह से भी हार्ट को ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है और ये रुधिर वाहिकाओं के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो व्यक्ति बहुत मोटे हैं उनको इसीलिए वजन कम करने की सलाह दी जाती है। उनमें इसीलिए ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रहे, इसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि जो पतले व्यक्ति है उनको हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से सभी मोटे व्यक्ति में हाइपरटेंशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पर ये एक फैक्टर है जो साइंटिफिकली काम करता है। तो जिनका वजन ज़्यादा है उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम अगले फैक्टर के बारे में बात करेंगे। यह है कि कुछ ऐसी आदतें, स्मोकिंग हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, इनकी वजह से ऐसा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो नशीले जो पदार्थ हैं इनकी वजह से, खास करके टोबैको में जो निकोटिन होता है, वह ये जो रुधिर वाहिकाओं की जो दीवार है, उनके जो जो स्नायु है जिसकी मैंने बात करी कि इलास्टिक टिश्यू है, तो इसको डैमेज करते हैं और इसकी इलास्टिसिटी कम कर देते हैं। तो जो लंबे वक्त तक स्मोकिंग करते हैं, व्यसन करते हैं, उनको यह बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि ये स्मोकिंग कितने सालों तक करेंगे तो कितना हाइपरटेंशन होगा, ये सटीक तौर पे नहीं कहा जा सकता। पर ऐसा है कि सामान्यतः बहुत लंबे वक्त तक, 10 साल तक, 12-15 साल तक अगर कोई स्मोकिंग करता है तब जाके उनमें हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, तब जाके उनमें हाइपरटेंशन पाया जाता है। पर इसका एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, उम्र कम है, फिर भी उनको हाइपरटेंशन हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको अभी कुछ टाइम हुआ और तुरंत ही हाइपरटेंशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पर एक बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि व्यसन करने वाले, अल्कोहल, टोबैको स्मोकिंग करने वाले लोगों में हाइपरटेंशन होने की संभावना खूब ही ज़्यादा होती है। तो यह चीज़ घातक तो है ही, यह बात आपको सभी को माननी पड़ेगी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो डायबिटीज़ जो है उसका जिक्र आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का जिक्र एक साथ किया जाता है। तो उसकी एक वजह है, उसका ऐसा क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि इनका जिक्र एक साथ किया जाता है। तो डायबिटीज़ जो है वह ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये बढ़े हुए ग्लूकोज की वजह से शरीर में जो रुधिर वाहिकाएं हैं, खास करके हृदय से, हार्ट से दूर की जो छोटी रुधिर वाहिकाएं हैं, उनमें डैमेज होते हैं, उनमें कुछ बदलाव आते हैं।
उन बदलाव की वजह से उनकी इलास्टिक टिश्यू की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज वाले पेशेंट्स में हाइपरटेंशन होने की संभावना 2 गुना ज़्यादा बताई जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति में जिनको पहले से डायबिटीज है उनका शुगर कंट्रोल रख के शुगर कंट्रोल में रहना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि उनमें हाइपरटेंशन की संभावना को हम कम कर सके। इसी चीज की अगर हम बात करें तो एक और चीज दिलचस्प है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, मतलब जिसको हाइपरटेंशन है, उसको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसकी वजह ऐसी मानी जाती है कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन जो इंसुलिन की जो कार्य प्रणाली है उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होती है। उसकी वजह से इंसुलिन का जो मुख्य कार्य है ब्लड में ग्लूकोज का जो वैल्यू है, ग्लूकोज का जो नियंत्रण करने का काम जो इंसुलिन करता है, उस कार्य प्रणाली में बाधा आती है हाइपरटेंशन की वजह से। इसी वजह से हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटीज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का जिक्र इसलिए एक साथ साथ किया जाता है। अब इसी के साथ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब जब हाइपरटेंशन की बात की जाती है तो साथ में सॉल्ट की बात की जाती है, तो वो वाली चीज़ भी यहीं पे अभी हम क्लियर कर लेते हैं। तो सॉल्ट बेसिकली क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। उसमें जो सोडियम है वह मुख्य घटक है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। तो यह कैसे करता है इसको हम समझेंगे। आप में से कुछ लोग एक शब्द से वाकिफ होंगे या ज्यादातर लोग नहीं होंगे। सांद्रता एक शब्द होता है, यानी कंसंट्रेशन। ये क्या है, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी सांद्रता अगर ज्यादा है, किसी की सांद्रता कम है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले जो सॉल्यूशंस है उनको हम अगर किसी मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिस तरफ सांद्रता कम है यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कम है, उस तरफ से पानी जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ बहता है। ठीक है। तो अब ब्लड प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है कि रुधिर वाहिकाएं हैं, जो क्लोज चैनल्स है, पाइपलाइंस है, इनके अंदर ब्लड है। ठीक है। हम जब नमक खाते तो वो नमक इसमें घुल के यहाँ पे आता है, और जो रुधिर वाहिका है उनके बाहर सॉफ्ट टिश्यूज है, जो मांस वगैरह है अपना शरीर के बाकी के जो अंग है उनमें कुछ पानी रहा होता है, इसका कंसंट्रेशन इसकी कंपैरिजन में कम होता है। सोडियम की वजह से ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस वजह से रुधिर वाहिकाओं में बाहर की जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें से पानी रुधिर वाहिकाओं में आ जाता है। इस वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है उनको हम नमक कम करने की या फिर जरूरत पड़ने पे नमक बंद करने की सलाह दी जाती है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जिन व्यक्ति को हाइपरटेंशन हुआ है उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो लक्षणों में अगर हम बात करें कि आपने ज़्यादातर लोगों ने आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं। तो ये स्वाभाविक है। यह इस वजह से होता है कि जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से सिर दर्द होता है, और साथ ही में चक्कर आने की संभावना रहती है। ज़्यादातर केस में चक्कर भी पाए जाते हैं। तो यह सबसे पहले शुरुआती लाक्षणिकता हो गई। इसी के साथ हम समझेंगे अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनमें से कुछ जो छोटी और एंड आर्टरीज बोलेंगे, एंड का मतलब होता है जो आखिरी में जो एंड हो जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसी कुछ छोटी नसें होती है जो फटने के चांसेस रहते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से अगर ब्रेन की कोई नस फट जाती है, उसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग होती है, यानी कि वहां पे खून जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ये शब्द आपने काफी लोगों ने सुना होगा, और ये एक गंभीर और इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें जान का नुकसान रहता है। तो जब भी आपको सिर दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आपको बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर बीपी नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मल क्रॉसिंग यानी कि पैरासीटामोल या फिर दर्द की कोई दूसरी दवाई वगैरह ले सकते हैं, पर एक बार बीपी चेक कराना आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ हम बात करें, दूसरा जो लक्षण है कि जो हमारा जो हार्ट है उसको जो ब्लड सप्लाई करती है उन आर्टरीज का, यानी कि उन जो रुधिर वाहिकाओं का नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये आर्टरीज जो हृदय की जो मसल्स है उनको सप्लाई करती है ब्लड। उस ब्लड के दौरान उस ब्लड में से ही हार्ट को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता रहता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ये जो नस है, यानी कि ये जो रुधिर वाहिका जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और उनकी वजह से जिस हिस्से में हार्ट के जिस हिस्से में जिस मसल के जितने हिस्से में ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाता, हार्ट का वह हिस्सा सही से काम नहीं करता। तो हार्ट का मेन काम है पंपिंग करने का, तो वो हिस्सा सही से कंप्रेस नहीं होता, और इस वजह से हार्ट का जो मेन फंक्शन है पंपिंग का, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और कई बार रुकावट आ जाने की वजह से हार्ट अटैक जैसी कंडीशन भी उत्पन्न होती है। वह भी आप सब लोग जानते हैं अति गंभीर और इमरजेंसी कंडीशन होती है। तीसरी जो बात करेंगे कि इसी प्रकार से जो किडनी है, किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो रुधिर वाहिकाएं है,
अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस में, वो किडनी को सप्लाई करने वाली रुधिर वाहिकाएं हैं, उनमें प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी के जो मेन सेल्स हैं, नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स जिन जो मेन काम करते हैं ब्लड में से यूरिन निकालने का, वो डैमेज हो जाने की वजह से उनके फंक्शन में बाधा आती है। तो धीरे धीरे अगर लंबे वक्त तक ब्लड प्रेशर बढ़ा बढ़ा हुआ रहे, हाइपरटेंशन की शिकायत लंबे वक्त तक रहे और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित ना किया जाए, तो किडनी पर ये जो प्रेशर बना हुआ रहता है उसकी वजह से उनके जो मेन एकम है, मेन घटक जो है नेफ्रॉन, वह डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे किडनी फेल होती रहती है और लंबे वक्त के बाद किडनी फेल होने की संभावना रहती है। इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद आंखों के जो पीछे का हिस्सा है, जिसको रेटाइना बोलते हैं, आंखों का पर्दा सामान्य भाषा में बोलेंगे, वहाँ पे जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनमें प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है और उनमें जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से व्यक्ति अंधे हो सकते हैं। तो शुरुआत में जो विजन जो होता है वो ब्लड यानी कि धुंधला दिखाई देता है और फिर सिर में दर्द होता है और वहाँ आँख के पीछे के हिस्सों में भी दर्द होने की संभावना रहती है। तो उस वजह से ऐसे केसेस में तुरंत ही बीपी चेक कराना रहता है। अगर बीपी ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए जाने चाहिए, जो दवाइयाँ दी जानी चाहिए, वो सब स्टार्ट की जानी चाहिए, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे और बात करेंगे। इसी के साथ हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस में जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ऐसे ही कंडीशंस में क्या होता है कि पैर, हाथ और चेहरे के जो हिस्से हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो रुधिर वाहिकाएं हैं, उन रुधिर वाहिकाओं में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पानी जो होता है वो प्रेशर की वजह से बाहर निकल आता है और आसपास की जो टिश्यू है उसमें जमा होने लगता है, तो सूजन वगैरह आ जाती है। तो जब भी किसी को बिना वजह पैरों में सूजन आ रही है, हाथ पे सूजन हो रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, साथ में सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आने की शिकायत होती है, तो ऐसी कंडीशन में हाइपरटेंशन होने की संभावना है, ऐसा मानकर बीपी ब्लड प्रेशर को इवेल्यूएट करना चाहिए, यानी कि छानबीन करते हैं या फिर रिपोर्ट वगैरह है या फिर टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना होता है, डॉक्टर की राय लेने की जरूरत खड़ी होती है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया कि तो किडनी, ब्रेन, हार्ट, आंखें जो है और साथ में जो सूजन वगैरह आते हैं, यह जो लाक्षणिकता है वह हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में देखी जाती है। पर ये सभी चीज़ें किसी एक पेशेंट में देखी जाए ऐसा जरूरी नहीं है, साथ ही में किसी एक व्यक्ति में एक ही चीज़ देखी जाए ऐसा भी नहीं है। शुरू में कौन सी चीज़ दिखाई देगी वो भी हम कह नहीं सकते, पर ज़्यादातर लोगों में सिर दर्द से यह चीज़ शुरू होती है, कुछ लोगों में सूजन से यह चीज़ स्टार्ट होती है, तो कुछ लोगों में धुंधला दिखना यह कंडीशन पहले आती है। तो वो डिपेंड करता है शरीर की बनावट और कौन सा फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है, उस हिसाब से ये अलग अलग लाक्षणिकता के साथ शुरू होता है। तो ऐसी किसी भी इनमें से कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो, और साथ में उम्र भी ज़्यादा है या फिर वेट भी ज़्यादा है या फिर डायबिटीज़ की शिकायत है, तो ऐसे कंडीशंस में बीपी चेक करना आवश्यक हो जाता है। तो टाइम टू टाइम बीपी चेक कराते रहना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, यानी कि जिन व्यक्ति में हाइपरटेंशन है, हमें पता चल गया कि चलो भाई इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अब ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है ना, तो अब उस व्यक्ति को जो ब्लड प्रेशर है ज़्यादा, उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उम्र को तो कम कर नहीं सकते। दूसरा जो फैक्टर है कि चलो वजन ज़्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है। अगर वह स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसको बंद किया जा सकता है। तो साथ ही में व्यायाम वगैरह करने की ज़रूरत खड़ी होती है। तो फिर से बात करेंगे, अगर किसी का वजन ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है, तो उसका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए सबसे पहले सलाह दी जाती है कि उसका जो वेट है उसको कम करना है, साथ ही में नमक जो है वो उसकी मात्रा कम कर देनी है। हो सके तो नमक, जरूरत पड़े बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रह रहा है, दवाइयाँ दे रहे हैं और मेजर्स भी अपना रहे हैं, फिर भी नमक कम करने के बावजूद भी बीपी अगर कम नहीं हो रहा है, तो कई बार ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि नमक बंद कर देने की ज़रूरत रहती है। पर उसमें फिर क्या होता है कि व्यक्ति को नमक बंद करना मतलब उसका फिर खाने में टेस्ट नहीं रहता, तो उसकी वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। शुरुआती कुछ दिनों तक तो वह ये काम कर पाता है, फिर उसके बाद वह चिड़चिड़ा होने लग जाता है थोड़ा, फिर उसका मानसिक असर भी होने लग जाता है। तो आप बिल्कुल नमक जीरो करवाना एक मुश्किल रहता है, पर उसके अल्टरनेट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसके बजाय ये चीज़ ले लो तो फिर आपका स्वाद बरकरार बना रहता है। ऐसे कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। दूसरी बात हम बात करें तो स्मोकिंग तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक मेजर फैक्टर के तौर पे देखा जाता है। तो स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल बंद करना है, फिर इसके साथ साथ कुछ कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी होती है। अब एक्सरसाइज हल्की फुल्की का क्या मतलब है, हैवी एक्सरसाइज करने से जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए हार्ट पे लोड बढ़ता है, कंप्रेस बढ़ता है, हार्ट कंप्रेस ज़्यादा तेजी से करता है, फोर्स ज़्यादा क्रिएट करता है, हार्ट का रेट बढ़ जाता है पंप करने का, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। हल्की फुल्की व्यायाम का मतलब वो आप कुछ वॉक कर रहे हो, ठीक है, सुबह जल्दी उठ के जैसे लोग आज जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो वह एक बेनिफिशियल रहता है। इसमें होता क्या है कि हम जब चलते हैं तो धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट होता है, इतना ज़्यादा नहीं, पर उस वजह से जो रुधिर वाहिकाएं हैं उन पे प्रेशर बनेगा कम होगा, बनेगा कम होगा, तो ये जो रिदम जो बनती है
उसकी वजह से इलास्टिसिटी जो है रुधिर वाहिकाओं की वह बरकरार बनी रहती है। इस वजह से इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हल्का फुल्का व्यायाम करना है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिन व्यक्ति की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वह मानसिक तनाव में रहते हैं, या तो फैमिली इशू हो सकते हैं, सामाजिक इशू रह सकते हैं, या फिर वर्कलोड ज़्यादा है, या इस प्रकार का काम करते जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, या फिर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो बड़े पद पे ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने का काम होता है, तो उन पे हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को तनाव मुक्त होने के लिए कुछ योगा है, या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर कम हो सके तो की जा सकती है, वरना कुछ काम है तो वो करना पड़ता है, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दबाव बना रहता है, तनाव कम करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कई तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं। फैमिली और सोशल जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ निराकरण लाने चाहिए। मतलब कुल मिला के मानसिक तनाव कम किया जाए, ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, ताकि मानसिक तनाव कम होगा और ब्लड प्रेशर हम काबू में ला सकते हैं। जिन व्यक्ति को पहले से डायबिटीज़ है तो उनका शुगर भी कंट्रोल करना है। अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं है तो हाइपरटेंशन जो है वो ज़्यादा खराब होता रहता है। इस वजह से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना भी जरूरी हो जाता है, ऐसे पेशेंट जिनको पहले से डायबिटीज़ भी है हाइपरटेंशन के साथ साथ। तो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है वो भी टाइम टाइम लेनी चाहिए। अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मुख्यतः चार कैटेगरी की दवाइयाँ होती है। वह है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनिबिटर्स मतलब एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, और चौथा जो है वह है डाययूरेटिक्स। ये जो मेडिकल टर्म्स है और ये क्लासिफिकेशन भी उसी हिसाब से है। तो अगर आपको ये नाम शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसके बारे में जरूरत लगेगी तो आप कमेंट में बताइएगा, इसके बारे में हम आगे और वीडियो बना देंगे। तो ये इनमें से दवाइयाँ जो है वो कैसी है कि ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसी है जो रुधिर वाहिकाएं जो है उनको डायलेट करने का काम करती है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी जो कुछ दवाइयाँ हैं जो क्या करती है कि ब्लड में जो वॉल्यूम है उसमें से जो ब्लड में से पानी जो है किडनी के माध्यम से बाहर निकाल देने का काम करती है। तो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, मतलब रुधिर वाहिकाओं में जो पानी है उसको किडनी द्वारा यूरिन बनाकर बाहर निकालने का काम करती है। तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वह कम होगा तो प्रेशर कम होगा, तो इस प्रकार से काम करती है। और सामान्यतः क्या होता है कि जिस भी किसी व्यक्ति में हाइपरटेंशन पाया जाता है तो उसमें शुरुआत में किसी एक दवाई से स्टार्ट किया जाता है और कम डोज से स्टार्ट किया जाता है। फिर अगर वह उसमें सेट नहीं हो पाता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो फिर उसी का डोज बढ़ाया जाता है और जरूरत पड़ने पे दूसरी कैटेगरी की दवाई साथ में ऐड की जाती है। साथ ही में एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति जिनको पहले से हार्ट की बीमारी के चांसेस हैं या पहले से हार्ट की बीमारी है, तो ऐसे व्यक्ति में जो कैटेगरी की दवाइयाँ यूज़ की जाती है वह स्पेसिफिक उसके लिए अलग से की जाती है। अगर किसी को किडनी की बीमारी होने के चांसेस है या फिर उसकी पहले से बीमारी है, तो ऐसे व्यक्ति में अगर हाइपरटेंशन है तो उनको यही चार कैटेगरी में से कौन सी दो दवाई सेट करनी है वह भी उसकी कंपैरिजन में अलग रहेगा। इसी प्रकार से अगर किसी का उम्र ज़्यादा है या फिर किसी का वेट ज़्यादा है, तो इस प्रकार से इन चार कैटेगरी की बहुत सारी दवाइयों में से दवाइयों का सिलेक्शन किया जाता है। वह डॉक्टर खुद डिसाइड करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है और उसकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर ज़रूरत लगेगी आप कमेंट में बताइएगा, तो इन दवाइयों के बारे में हम और आगे वीडियो बना के आपको बताएंगे। अब बात हो ही गई है तो इसके बारे में, जैसे आपने कभी कुछ कुछ नाम सुने होंगे, एम्लोडिपिन है, एटोरवास्टेटिन है, ठीक है, फिर साथ में क्लोरथाइजाइड है, ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसमें दी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ये हाइपरटेंशन वाला जो टॉपिक है उसमें पार्ट 1 में क्या क्या कवर करा कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, कैसे काम करता है, और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या रहती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की जो कंडीशन है हाइपरटेंशन उसको वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी वैल्यूज कितनी कितनी रहती है, उसकी रेंज कितनी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो हमने पार्ट 1 में बताया। पार्ट 1 में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, साथ ही में ब्लड प्रेशर बढ़ने की क्या क्या वजह हो सकती है, जिन व्यक्ति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है और क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।